इसमें यार ये तो डिस्कशन अपना हो गया था ना कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। यस सर। यस सर। यस सर। तो उसके आगे का पार्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लाओगे इनके बीच में। जैसे कि अगर दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हो और उनमें सेपरेशन स्मॉल डी का हो और लेफ्ट प्लेट पर Q1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, Q1 चार्ज दें और राइट वाले प्लेट पर Q2 चार्ज दें, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तो कर सकते हैं। उसके बाद अगला वाला कंसेप्ट है कि हाउ विल वी फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर याद करें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हुआ था कि Q1 और Q2 का टोटल वैल्यू मतलब वो लेफ्ट साइड्स पर दिखाते थे Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 इधर की तरफ और Q1 प्लस Q2 बाई 2 इस तरफ। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। जी अब ब्लर हो रहा है। और इनसाइड वाले तरफ दिखाओगे अंदर के साइड यहाँ पर चार्ज और अंदर के साइड यहाँ पर चार्ज दिखाया अगर तो टोटल चार्ज जो टोटल चार्ज Q1 है उसमें से इतना वाला पोर्शन लेस कर दो आप, तो आपका इधर वाली सरफेस का चार्ज आएगा और ऐसे ही Q2 में से इधर वाला माइनस कर देंगे तो जो इस साइड वाला चार्ज है वो मिल जाएगा। और वो जब सॉल्व करेंगे हम सबकी Q1 माइनस दिस वैल्यू लेफ्ट साइड वाला चार्ज, तो इधर वाली चार्ज मिल जाएगी तुम्हें Q1 माइनस Q2 बाई 2 और इसी का अपोजिट चार्ज Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2 का ही अपोजिट चार्ज सामने वाले सरफेस पर आएगा। देखो बताओ। यस सर। यस सर। जी अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इनके बीच में, इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के sir. बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, गॉस लॉ यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो गॉस लॉ से निकाल सकते हो एट दिस पॉइंट। उसके लिए भी क्लास में डिस्कशन हुआ था कि आप कोई वीडियो फ्रीज हो गई क्या? नहीं सर आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा गया था कि एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाओ, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसका एक एंड प्लेट के अंदर रहे और एक एंड प्लेट के बाहर रहे, अगर याद हो आपको। यस सर। यस सर। तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर आएगी बिटवीन द टू प्लेट्स, अगर उसको हम ई डिनोट करें कितना आएगा? Q1 minus Q2 upon 2 A epsilon naught will be Q1 minus Q2 by 2 times A epsilon naught। ये बाकी सभी लोग एक बार इसको कंफर्म करें Yes, यार, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है Q1 minus Q2 by 2 epsilon 0। पहले इसके बारे में सब लोग कंफर्म करो कि ये आता है या नहीं आता है। यस सर। यस सर। डाउट तो नहीं आएगा इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में? नो सर। नो सर। नो सर। ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद हम लोग को ये पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट था कि पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, अगर दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो ये इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr बिटवीन द पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 था। और प्लेट के केस में पर्टिकुलरली क्या हो रहा है कि प्लेट के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका उसमें डिस्टेंस का कोई टर्म नहीं आ रहा है, कि मतलब कि ये जो पूरा टर्म आप देख रहे हो उसमें कहीं भी डिस्टेंस जैसी कोई चीज आ नहीं रही है, विच मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा हमारे पास। और जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा तो dr अपना इंटीग्रेट होगा फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 विच विल बी सिंपली ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों के बीच पे कितना डिस्टेंस है। तो इन सिंपल वे आप कह सकते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मिलेगा इन दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, मैं इसीलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है, गॉस लॉ आता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, तो प्लेट वाले क्वेश्चंस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना काफी इजी होता है बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, if this is plate 1 and this is plate 2, then potential difference between these two plates V1 minus V2,
वो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस E इंटू डी से निकाल सकते हैं कि ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अब मैं E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अपना आंसर मिल जाएगा। और E इंटू डी जब करोगे ना इसमें तो आपका कुछ इस तरीके का टर्म आएगा। E इंटू डी करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसी चीज आएगी Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय समथिंग लाइक A एप्सिलॉन बाय D। Capacitance. A एप्सिलॉन बाय D, हाँ जी कुछ ऐसा आ जाएगा, A एप्सिलॉन बाय D टाइप की चीज। Yes, sir. Yes, Capacitance. sir. और ये जो चीज होती है ना A एप्सिलॉन अपॉन D, ये एक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट हुआ। ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट का मतलब इन दोनों प्लेट का एरिया इन्वॉल्व है, दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस D वो इन्वॉल्व है, बाकी चार्ज का अमाउंट तो इसके अंदर आ नहीं रहा। तो ये जो चीज है इसी को हम कैपेसिटेंस भी बोल देते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, एरिया इनटू एप्सिलॉन बाय D। और इस हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू बन रही है वो कह सकते हो आप Q1 माइनस Q2 बाय 2। अगर इसके बारे में बात की जाए कि Q1 माइनस Q2 बाय 2 ये चीज क्या है, तो Q1 माइनस Q2 बाय 2 कह सकते हो कि ये दोनों प्लेट के इनर साइड के चार्ज, प्लेट 1 और प्लेट 2 ये आउटर साइड के चार्ज हो गए और आपके ये इनर साइड का चार्ज। तो जो प्लेट्स के इनर वाली साइड पर चार्ज है, इनसाइड वाली चार्जेस, दैट डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। और ये फॉर्मूला वैसे भी हम पढ़ चुके होंगे, अगर आपको याद होगा तो ये फॉर्मूला उसमें पढ़ चुके हो 12th क्लास में आपको कैपेसिटेंस के लिए एक रिलेशन बताया गया होगा इसमें। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बेसिकली हम उस फॉर्मूले को, मतलब ये वही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है जो 12th क्लास में था, दैट पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस इज चार्ज डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस, Q by C का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इज Q by C। हमने सिर्फ इसमें एडिट ये किया है, करेक्शन ये किया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चार्ज बाय कैपेसिटेंस। बट यहाँ पे जो चार्ज यूज करेंगे वो कौन सा चार्ज रखना है, मुझे चार्ज बाय कैपेसिटेंस में कौन सा चार्ज पुट करना है, इनके इंडिविजुअल चार्ज रखने हैं या जो बाहर के साइड चार्ज है वो रखने हैं या जो अंदर के साइड चार्ज है वो रखने हैं। तो उसका आंसर इसे डेरिवेशन से मिल जाएगा आपको। पोटेंशियल डिफरेंस Q by C तो लगाओगे, बट Q रखोगे आप हमेशा प्लेट के अंदर वाली साइड को आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो आमने सामने वाले सरफेस हैं उनका जो चार्ज होगा वो, एंड डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस की खुद की वैल्यू A एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय D। चलेगा यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो अब आगे आज जो क्वेश्चन करेंगे पैरेलल प्लेट वाले कुछ ज्यादा रहेंगे, तो उसमें बस यही कंसेप्ट लगाइएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स Q by C, but Q, remember that Q is inside charge। और पोटेंशियल डिफरेंस में अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सी प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा है, कौन सी प्लेट का पोटेंशियल कम है, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, अगर ये सब पूछा जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से देख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट साइड है तो लेफ्ट साइड पोटेंशियल ज्यादा और राइट साइड का पोटेंशियल कम। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में जितना आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जितना अपोजिट साइड पर चलते हैं पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। तो अब कुछ एग्जांपल देखो आप इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर थ्री पैरेलल प्लेट सिस्टम ले लो आप, पैरेलल प्लेट 1, पैरेलल प्लेट 2 एंड अनदर पैरेलल प्लेट 3।
और फर्स्ट टू प्लेट्स में सेपरेशन आपको दिया जाए स्मॉल डी का, और सेकंड वाली दो प्लेट्स में सेपरेशन सपोज दैट 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी है, डी एंड 2d सेपरेशन। लेफ्ट वाली प्लेट पर चार्ज आपको माइनस ऑफ क्यू दिया जाए, मिडिल वाली प्लेट पर प्लस ऑफ क्यू दिया जाए, या प्लस ऑफ 2q ले लेते हैं मिडिल प्लेट पर, और राइट वाले पर प्लस ऑफ सपोज 3q। अगर ना दिखे तो बता देना, मैं बोल दूंगा अगर स्क्रीन पर ना दिख पा रहा हूँ। सर दिख रहा है। माइनस कैपिटल Q प्लस 2q और प्लस 3q, और सेपरेशन जो है वो यहाँ पर d है, यहाँ पर 2d का लिया है। अब आपको बताना है लेफ्ट और राइट मोस्ट प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब अगर इनको आप 1 2 या ABC नाम दे दें, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है बिटवीन द प्लेट A एंड प्लेट C। प्लेट A और प्लेट C में पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले एक काम करो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसका पहला काम यही करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जब यहाँ पर होगा तो ये बेसिकली ऐसे हो जाएगा, प्लस 3q एंड प्लस 2q प्लस 5q माइनस q, तो टोटल अमाउंट हो गया 4q। 4q को हाफ हाफ करके डिवाइड कर देते हैं, तो 2q चार्ज राइट साइड की तरफ और 2q चार्ज लेफ्ट साइड की तरफ। उसके बाद इंडिविजुअल प्लेट्स के चार्ज कंजर्व करते हुए, लाइक माइनस q टोटल वैल्यू है और 2q अगर यहाँ दिखा रहे हैं, इसका मतलब राइट साइड सरफेस पर माइनस 3 टाइम्स q, ऑब्वियसली सामने वाली सरफेस पर प्लस 3 टाइम्स q। ना b के राइट वाली सरफेस पे चार्ज देखिएगा, प्लस 2q टोटल चार्ज माइनस क्यू। प्लस माइनस q, और इसके बिल्कुल सामने प्लस q, प्लस कैपिटल Q। नाउ प्लेट A और प्लेट B का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, प्लेट A और प्लेट B का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इनके अंदर वाली साइड का चार्ज देखते हैं। प्लेट A और प्लेट B की जो अंदर वाली साइड है, यहाँ वाली साइड और ये वाली साइड, इनके चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज 3q और डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, यहां से यहाँ के बीच का कैपेसिटेंस, जिसका फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया इंटू एप्सिलॉन और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस a एप्सिलॉन बाय d। तो इतना मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस निकला बिटवीन प्लेट A और प्लेट B। अब ये पता लगाना है कि प्लेट A का पोटेंशियल ज्यादा है या प्लेट B का पोटेंशियल ज्यादा है। तो आप अंदर वाली साइड पर चार्ज का साइन चेक कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हो, चार्ज का साइन भी देख सकते हो। इनसाइड में अंदर वाले साइड में B का अंदर वाला साइड पॉजिटिव है और A का अंदर वाला साइड नेगेटिव, यानी कि पोटेंशियल ऑफ A नेगेटिव की वजह से लो होगा और पोटेंशियल ऑफ B इस पॉजिटिव की वजह से हाई होगा। यानी अगर हम यहाँ पर VA माइनस VB लिखें, सपोज VA माइनस VB, तो हमें इसके आगे एक नेगेटिव साइन भी यूज करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाओगे आप। तो VB माइनस VA लिखे तो प्लस करते हैं, VA माइनस VB लिखेंगे तो माइनस करेंगे, और वो उस तरीके से भी देख सकते हैं। प्लस चार्ज यहाँ पर है, माइनस चार्ज यहाँ पर है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ है, तो जो प्लेट लेफ्ट वाली साइड पर होगी वो ज्यादा पोटेंशियल पर होगी, सॉरी लो पोटेंशियल पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड लो पोटेंशियल, राइट साइड ज्यादा पोटेंशियल। दोनों तरीके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो या फिर चार्ज का साइन चेक कर लीजिए, बट चार्ज का साइन अंदर वाले साइड पे देखेंगे। सिमिलरली बी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, यानी कि बीबी माइनस बीसी। तो बी और सी के अंदर वाले साइड के चार्ज चेक किए जाए, बी और सी के अंदर वाले माइनस क्यू और प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड में हो गया क्यू एंड डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन अपॉन, मतलब कैपेसिटेंस से डिवाइड करना है इसका, तो ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय, और जो भी इनका सेपरेशन दिया गया। साइन चेक करेंगे प्लस या माइनस का, तो फिर से वैसे देख लो सर सी जब बड़ा है तो आज के आगे माइनस लगाएं कि ना लगाएं? लगाना ये पड़ेगा। सर लगेगा। लगाना पड़ेगा। अब दोनों इक्वेशंस ऐड कर दो तो आपको ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बिटवीन ए और सी पोटेंशियल डिफरेंस यहां से निकाल सकते हैं, दोनों इक्वेशंस ऐड कर दें, बिकॉज माइनस वीबी और प्लस वीबी कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट वीए माइनस वीसी। वीए माइनस वीसी विल बी दिस टर्म प्लस ये वाला टर्म, दोनों टर्म ऐड करके आपका पूरा आंसर बन जाएगा।
पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि इसमें भी ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर वाले न्यूमेरिकल्स यहाँ भी आते हैं। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने स्फीयर के ज्वाइनिंग वाले देखे थे, जिसमें पहला केस आइसोलेटेड स्फीयर ज्वाइन किए गए थे, दूसरा केस जो था वो शेल के इनसाइड में एक स्फीयर रख करके तब ज्वाइन कर रहे थे उसको, और अभी पैरेलल प्लेट तक। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. चलिए चलिए, तो अब क्या करना है, इसमें प्लेट ए और प्लेट सी को आपस में ज्वाइन करने वाले हैं। ये तो पहले की कंडीशन है ना। प्लेट ए और प्लेट सी आपस में ज्वाइन करेंगे और फिर वही चीज कैलकुलेट करनी होगी कि फाइनल चार्जेस क्या आएंगे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्लेट्स के ज्वाइन करने से पहले का है ना। प्लेट ए और प्लेट सी अगर ज्वाइन होते हैं तो अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, चार्जेस की वैल्यू। तो यार एक बार बताओ, प्लेट ए और प्लेट सी को जब आपस में कनेक्ट कर देंगे तो कुछ ना कुछ चार्ज या तो ए से सी की तरफ जाना है या तो सी से ए की तरफ आना है, कुछ तो चार्ज फ्लो करेगा ही फ्रॉम ए टू सी या फिर सी टू ए, जैसा भी फ्लो करे। और चार्ज फ्लो करने की वजह से प्लेट ए और प्लेट सी के इंडिविजुअल चार्जेस बदल जाएंगे। मतलब प्लेट सी का जिसका चार्ज हमने +3Q कहा था, या तो ये +3Q से कुछ ज्यादा होना है या +3Q से कुछ कम होना है। वो डिपेंड करेगा कि चार्ज इस प्लेट की तरफ आ रहा है या इस प्लेट से बाहर जा रहा है। सिमिलरली प्लेट ए का जो चार्ज है वो वेरी कर जाएगा, बट एक प्लेट ऐसी है जिसका चार्ज चेंज नहीं करेगा इसमें। ए और सी को ज्वाइन करने के बावजूद भी प्लेट बी जो है, प्लेट बी, उसका टोटल चार्ज एज इट इज रहेगा। और क्या रीजनिंग देंगे कि प्लेट बी का टोटल चार्ज बदलेगा नहीं? तो आंसर उसका ये दिया जाएगा बिकॉज प्लेट बी को किसी और प्लेट के साथ हम किसी भी वायर से अटैच नहीं कर रहे, और वायरलेस चार्ज ट्रांसफर तो होता नहीं है कि बिना वायर के ही चार्ज ट्रांसफर कर दे। तो प्लेट्स की ज्वाइनिंग के बाद क्या करो आप, जैसे इन दोनों प्लेट्स को ज्वाइन कर रहे हैं उसके बाद ये वाला चार्ज आपका 3Q नहीं रहेगा, ये वाला चार्ज -Q नहीं रहेगा, बट ये चार्ज अभी भी 2Q रहेगा। एक और चीज जो नहीं बदलेगी इसमें, वो है सिस्टम का टोटल चार्ज। बिकॉज जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज है वो या तो ए से सी में आना है या फिर सी से ए में जाना है। तो अगर ए बी सी तीनों को मिला करके आप एक सिस्टम कह रहे हो तो सिस्टम के टोटल चार्ज की वैल्यू नहीं बदलेगी, और प्लेट बी का अपना इंडिविजुअल चार्ज वो भी नहीं चेंज होगा। और आउटर साइड के जो चार्जेस आते हैं, बाहर वाले साइड के चार्जेस, इनका कंसेप्ट यही था कि बाहर वाली सरफेसेस पे जो चार्ज आने हैं वो पूरे सिस्टम के टोटल चार्ज का हाफ वैल्यू होता है। और जब पूरे सिस्टम का चार्ज चेंज नहीं हो रहा तो बाहर के साइड चार्ज और इधर के बाहर के साइड का चार्ज ए और सी को ज्वाइन करने से पहले और ए और सी को ज्वाइन करने के बाद एज इट इज रहेंगे। इतनी बातें समझ में आई कि प्लेट बी का चार्ज सेपरेटली कंजर्व करना है, प्लेट ए और प्लेट सी का कंबाइंड चार्ज कंजर्व होगा, और पूरे सिस्टम का चार्ज कंजर्व होगा। यस और सर। बाहर के Yes, sir. और बाहर के साइड के चार्ज चेंज नहीं करने वाले, क्योंकि बाहर के साइड का चार्ज सिस्टम के चार्ज का हाफ होता है। तो अब हम मान लेते हैं कि प्लेट ए के अंदर वाली साइड पर स्मॉल क्यू चार्ज है। लेट एज्यूम कर रहे हैं कि प्लेट ए के अंदर वाली साइड स्मॉल क्यू चार्ज। तो अगर प्लेट ए के अंदर वाली साइड स्मॉल क्यू है तो उसके सामने वाली साइड -Q, और क्योंकि प्लेट बी का टोटल चार्ज 2Q रहेगा, टोटल चार्ज इज 2Q, अंदर वाली साइड -Q दिखा रहे हैं, तो प्लेट बी के राइट वाली साइड पर टोटल 2Q एंड माइनस दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू बन जानी है 2Q प्लस स्मॉल q। और जितना चार्ज यहाँ दिखा रहे हैं उसी का अपोजिट इसके सामने दिखाएं, सो माइनस टाइम्स यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ Q प्लस स्मॉल q। इसके बाद क्या करोगे, चार्जेस करने के बाद प्लेट ए और प्लेट सी जो कि आपस में ज्वाइन की गई हैं, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो चुका होगा। सो प्लेट ए और प्लेट सी
के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी प्लस वीबी माइनस वीसी, और इसे हमें 0 के बराबर करना है। और ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ये अभी हमने कंसेप्ट बताया क्यू बाई, ये वाला कंसेप्ट, चार्ज बाई कैपेसिटेंस। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि चार्ज अंदर वाली साइड के सरफेस का देखते हैं। तो ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी में, तो प्लेट ए और प्लेट बी के अंदर की साइड स्मॉल क्यू अपॉन इनका कैपेसिटेंस विच इज ए एप्सिलॉन बाय डी, प्लस, अब इसमें साइन भी देखेंगे, साइन तो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब वी ए माइनस वीबी जो लिखा है वो पॉजिटिव साइन का होगा कि नेगेटिव साइन का होगा। तो जिस तरीके से हमने वेरिएबल, जिस तरीके से वेरिएबल माना हुआ है, जिस तरीके से वेरिएबल माना है कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो हमारे इस वेरिएबल के हिसाब से तो पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा है, पॉइंट बी का पोटेंशियल कम है, तो ये साइन पॉजिटिव है। ना बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो उनके अंदर वाली साइड्स के चार्जेस 2 कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन जो बी और सी में कैपेसिटेंस होगी, और बी और सी की कैपेसिटेंस देखी जाएगी ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2d, ये भी पॉजिटिव होगा अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स, और ये वैल्यू उठा करके 0 कर दीजिए। इससे निकाल सकते हैं स्मॉल क्यू कितना आएगा, -4 कैपिटल क्यू बाय 3। -4 कैपिटल क्यू बाय 3। 3 Yes, पक्का है sir. ना? ओके, तो स्मॉल क्यू कमिंग माइनस टाइम्स 4 कैपिटल क्यू बाय 3। ठीक है, इससे बता पाओगे कि प्लेट ए और प्लेट सी के बीच में ट्रांसफर ऑफ चार्ज कितने अमाउंट का हुआ है, मतलब कितना चार्ज ऐसा है जो प्लेट ए से प्लेट सी पे गया है या फिर प्लेट सी से प्लेट ए पर आया है। अगर यहाँ पर आप, अगर कैलकुलेशन सही है और ये -4 क्यू बाई 3 आंसर आ रहा है, तो नाउ टोटल चार्ज ऑफ प्लेट ए, टोटल चार्ज ऑफ प्लेट ए विल बी 2q प्लस ये वैल्यू 2q माइनस 4q बाई 3, जो कि 2q बाई 3 हो रहा है, Yes, sir. 2q 5q by 3 transfer. 4q बाई 3 करे 3 दूनी 6, 2q बाई 3 आ रहा है, मतलब टोटल चार्ज 2q बाई 3 बन रहा है इसमें, Yes, sir. और जिस पर पहले -q चार्ज था, तो पहले इसके पास -q था, और अब इसका दोनों सरफेस मिला करके, प्लेट ए की दोनों सरफेस को मिला करके जो चार्ज बन रहा है वो बन रहा है 2q बाई 3। तो प्लेट ए का फाइनल चार्ज 2q बाई 3 माइनस प्लेट ए का इनिशियल चार्ज, which is 2q by 3 final charge on the plate A minus q, जो उसका इनिशियल चार्ज था, 5q by 3 बन जाएगा ये। 5q by 3, sir. Yes, sir. तो फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज कमिंग एज पॉजिटिव वैल्यू, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज कमिंग एज पॉजिटिव वैल्यू, विच मींस कि इस प्लेट ए के ऊपर चार्ज डिपॉजिट हुआ है। अगर फाइनल चार्ज में से इनिशियल चार्ज माइनस करने पर पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब इसने चार्ज एक्सेप्ट किया होगा, और कितना चार्ज एक्सेप्ट किया होगा, तो उसका आंसर है फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज 5q बाई 3 आंसर बन रहा है, एंड दैट मींस कि 5q बाई 3 चार्ज, 5q अपॉन 3 ये वो चार्ज होगा जो प्लेट सी से ट्रांसफर होकर के प्लेट ए की तरफ आएगा। क्लियर है कंसेप्ट ये? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं इसको। प्लेट्स एक्चुअली सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग वाले क्वेश्चन प्लेट्स में ही आते हैं। प्लेट्स में ज्वाइनिंग वाले क्वेश्चन इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि ये एक्सक्लूसिव चैप्टर कैपेसिटर के नाम से पढ़ लेते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना रिलेटिवली आसान पड़ता है क्योंकि हमें सिर्फ चार्ज पता करना होता है। कैपेसिटेंस का एक ऑलरेडी फॉर्मूला होता है प्लेट्स में। प्लेट्स में क्या, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो स्फीयर में भी होता है और सिलेंडर्स में भी होता है, बट स्फीयर वाले कैपेसिटेंस के फॉर्मूले रिलेटिवली कम यूज होते हैं। तुम लोगों ने भी प्रैक्टिस किया होगा तो ज्यादातर क्वेश्चन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ही मिले, ज्यादातर क्वेश्चन। आगे बढ़े, बताएं और। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो अब थोड़ा सा मतलब वो कंसेप्चुअली क्वेश्चन सेम रहने वाला है, बट सिर्फ हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्लेट्स थोड़ी बढ़ा रहे हैं।
1 2 3 4 एंड एक और प्लेट 5। सिस्टम ऑफ 5 प्लेट्स। सबसे लेफ्ट वाली प्लेट पर माइनस ऑफ 2q, सबसे लेफ्ट पर। सेकंड लेफ्ट 4q पॉजिटिव, मिडिल वाली प्लस 6q, ये मान लेते हैं कुछ माइनस ऑफ 2q, और सपोज यहां पर प्लस ऑफ 4q। इस तरीके से मान लो। एक बार मैं बोल दे रहा हूँ वरना लिख रहा हूँ। माइनस 2q लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड माइनस 2q प्लस 4q प्लस 6q माइनस 2q प्लस 4q। और ये सब सेम सेपरेशन पर है, सबके बीच में डिस्टेंस डी मान लो आप। इसमें डबल ज्वाइनिंग कर रहे हैं। डबल ज्वाइनिंग ये करनी है कि प्लेट ए को ज्वाइन करना है प्लेट डी के साथ। प्लेट ए और प्लेट डी आपस में ज्वाइन होंगे। ए विल बी ज्वाइंड विथ डी एंड एट द सेम टाइम प्लेट सी विल बी ज्वाइंड विथ प्लेट ई। प्लेट ए को प्लेट डी से ज्वाइन करना है, मतलब फर्स्ट वाले को फोर्थ वाले से और थर्ड वाले को फिफ्थ वाले से। तो ए एंड डी आर ज्वाइंड, सी एंड ई आर ऑल्सो ज्वाइंड। एंड फाइनली चार्जेस क्या आएंगे वो बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। जी। तो प्लेट ए को डी से और सी को ई से। अब अगर आपने पिछला कंसेप्ट समझा हो तो मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी प्लेट है जिसका इंडिविजुअल चार्ज कंजर्व कराओगे? बी बी वाली। सर, बी बी वाली। बी वाली। बी वाली, ठीक है। और सिस्टम वाइज पूरे सिस्टम का तो चार्ज कंजर्व होना ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि टोटल चार्ज तो ऐसे रह रहा है। ए और डी जो आपस में ज्वाइन हो रहे हैं उनका टोटल चार्ज कंजर्व होगा। जिन Yes, जिन sir. दो प्लेट्स की ज्वाइनिंग कर रहे हैं उन दोनों प्लेट के टोटल चार्ज का वैल्यू सेम रहना चाहिए, सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, और जिस इंडिविजुअल प्लेट को किसी से ज्वाइन नहीं किया है उसका चार्ज कंजर्व कर देते हैं। और क्योंकि सिस्टम का चार्ज कंजर्व है तो बाहर के साइड का चार्ज हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि बाहर की साइड पर क्या चार्ज आने हैं। बाहर के साइड का चार्ज निकालना है तो आप ऊपर सारे चार्ज ऐड करो, ऊपर जितने चार्जेस ऊपर दिए गए हैं, माइनस 2q प्लस 4q 10Q. प्लस 6q 10Q. माइनस 2q प्लस 4q। 5Q आ रहा है ईच प्लेट पे बाहर वाली। बाहर वाली साइड ज्वाइन करने से पहले और ज्वाइन करने के बाद कोई चेंज नहीं होता। आउटर साइड्स का ज्वाइनिंग से कोई मतलब नहीं। अब अंदर वाली साइड्स पे आते हैं। प्लेट ए के अंदर वाली साइड देखिए, माइनस 2q भूल जाओ आप, माइनस 2q नहीं रहेगा यहाँ पर चार्ज, बिकॉज इस प्लेट को किसी और प्लेट से जब ज्वाइन कर दिया होगा तो इसका चार्ज चेंज हो चुका होगा। तो हमें नहीं मालूम कि प्लेट ए के ऊपर टोटल कितना चार्ज है, तो इसीलिए हम प्लेट ए के राइट साइड पर कुछ वेरिएबल क्वांटिटी मान लेते हैं। लेट वेरिएबल क्वांटिटी इज q1। उसके सामने वाली प्लेट पर दिखाएंगे माइनस q1। प्लेट बी के लिए एक्सक्लूसिवली चार्ज कंजर्व करा हुआ है, विथ रीजन दैट प्लेट बी को किसी और से कनेक्ट नहीं किया गया है। तो उस रीजनिंग से प्लेट बी का राइट साइड वाला चार्ज निकाल सकते हैं। टोटल इज 4q, इनसाइड इज माइनस q1, सो राइट साइड ऑफ द प्लेट बी 4 कैपिटल Q प्लस स्मॉल q1, और उसके अपोजिट साइड पर इतना ही माइनस b। तो यहां दिखाएंगे माइनस ऑफ 4 कैपिटल Q प्लस Q2। अब प्लेट सी, सॉरी Q2 नहीं, मिस्टेक, Q1 हो गई। नाउ प्लेट सी का राइट साइड क्या दिखाएंगे? प्लेट सी के राइट साइड पर कितना चार्ज दिखा? तो क्या प्लेट सी का चार्ज प्लेट सी का चार्ज प्लस 6q मान सकते हैं?
नहीं मानोगे? No, sir. क्योंकि प्लेट No, सी sir. प्लेट सी को किसी और से ज्वाइन कर दिया है तो ये बदल चुका है और हमें मालूम ही नहीं कितना चार्ज है प्लेट सी का। तो क्योंकि हमें प्लेट सी का चार्ज नहीं मालूम, इसलिए हम एक और वेरिएबल मान रहे हैं Q2। देखिए जितनी जितनी ज्वाइनिंग्स होती हैं उतने वेरिएबल्स आएंगे। यहाँ दो ज्वाइनिंग्स है, 2 वेरिएबल्स आएंगे। उसके सामने प्लेट डी पर दिखाएंगे -Q2। नाउ प्लेट डी का राइट साइड पे कितना चार्ज होगा? प्लेट डी के राइट साइड पर, प्लेट डी का राइट साइड पर कितना चार्ज होगा ये निकाल सकते हैं। ये सर ए इससे और निकाल डी का सकते हो कंजर्वेशन करेंगे। बिल्कुल कि प्लेट ए और प्लेट डी का कंबाइंड चार्ज कंजर्वेशन चलाना है। प्लेट ए प्लेट डी के इनिशियल चार्ज थे -2Q और -2Q, यानी कि इनिशियल मोमेंट पर प्लेट ए और प्लेट डी में टोटल चार्ज -4Q, टोटल इज -4Q। मतलब कि अब प्लेट ए की लेफ्ट सरफेस, प्लेट ए के राइट सरफेस, प्लेट डी की लेफ्ट सरफेस और प्लेट डी का जो राइट सरफेस होगा, इन चारों का टोटल वैल्यू -4Q। इस हिसाब से बताइए जरा प्लेट डी का राइट साइड पर क्या चार्ज होना चाहिए? प्लेट ए की लेफ्ट सरफेस, प्लेट ए की राइट सरफेस, प्लेट डी की लेफ्ट सरफेस, प्लेट डी की राइट सरफेस, इन चारों का टोटल -4Q। इससे निकाल के बताइए कि प्लेट डी का राइट साइड पर क्या चार्ज है? -9Q + Q2 - Q1। Yes. -9Q 9Q + हाँ। Q2 - Q1। तो -9Q + Q2 - Q1 और इसी का अपोजिट चार्ज सामने दिखाएंगे। +9Q अपोजिट करेंगे तो -Q2 और -Q1 का अपोजिट +Q1। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है न्यूमेरिकल का। अगर एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही से आ गए और वेरिएबल्स कहाँ पर मानने हैं कहाँ नहीं मानने हैं, अगर ये सारी चीजें थोड़ी सी क्लियर होती जाएगा फिर इजी है। अब प्लेट ए से प्लेट डी के बीच में जाएंगे, प्लेट ए से प्लेट डी विच इज 0 वैल्यू। तो ए से डी हम स्प्लिट करके जाओ, पहले ए से बी तक जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे, फिर सी से डी जाएंगे एंड पुट इट इक्वल्स टू 0 वैल्यू, क्योंकि ये ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर्स वाले केसेस हैं। ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस इसके हिसाब से, चार्ज बाई कैपेसिटेंस के हिसाब से। बट चार्ज आप फिर से बार बार इस स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं, चार्ज ए और बी के अंदर वाली साइड्स को देखिए। प्लेट ए और प्लेट बी के अंदर वाली साइड्स पर Q1 चार्ज, सो इट विल बी रिटन एज Q1 डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस। बी और सी प्लेट्स के बीच में, बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी के अंदर वाली साइड्स देख लेते हैं। प्लेट बी प्लेट सी के अंदर वाली साइड, मतलब ये वाली साइड जो आमने सामने वाले, इस हिसाब से ये बनेगा 4Q + स्मॉल Q1 डिवाइडेड बाय सी। और प्लेट सी और प्लेट डी के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लेट सी और प्लेट डी के अंदर वाली साइड्स देखते हैं तो Q2 आ रहा है एंड डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, और इन तीनों का टोटल 0 करके एक इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन, इसमें एक्चुअली सारे साइंस पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वेरिएबल माने गए हैं वो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव। ऐसे ही प्लेट सी और प्लेट ई के बीच में देखो तो VC - VE, उसको भी स्प्लिट करके लिखे हैं, VC - VD + VD - VE, और ये भी 0 के बराबर करेंगे। नाउ VC - VD, VC - VD, प्लेट सी प्लेट डी के अंदर की साइड Q2 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। एक्चुअली अपॉन में अब सी नहीं लिखने जा रहे, क्योंकि हमको साफ दिख रहा है कि जब 0 से ही कंपेयर करेंगे तो वो जो अपॉन में सी लिखा जाएगा उसका कोई रेलेवेंस नहीं बनेगा। ठीक है, ये चलिए पहली बार तो लिख दे रहे Q2/C लिख दे रहे हैं, बट मैथमेटिकली आपको भी दिख रहा हो इस सी का कोई मतलब नहीं है, तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। डी और ई के बीच में, डी और ई, तो अंदर की साइड का चार्ज पीछे देख की लेते हैं। तरफ से,
अंदर वाली साइड -9Q प्लस Q2 माइनस Q1, तो माइनस ऑफ 9 कैपिटल Q प्लस Q2 माइनस Q1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसमें भी अपॉन C आएगा, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो जाएंगी जिनको सॉल्व करके स्मॉल Q1 और Q2 निकालने पड़ेंगे। तो बस और कोई चेंज मतलब कंसेप्चुअली कुछ हम नया नहीं करेंगे, जितनी ज्यादा प्लेट और जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग्स आप समझ लेना वेरिएबल्स उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर कैपेसिटर, और कैपेसिटर में ही नहीं, कैपेसिटर के जो सर्किट्स होते हैं जहां पर किरचॉफ रूल लगाना पड़ता है हमको। किरचॉफ रूल इज ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंसेस। सर्किट्स में, कैपेसिटर के सर्किट्स में, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस में, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा सिस्टमेटिकली और अच्छी तरीके से समझो आप कि दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं, दो स्फीयर के बीच में कैसे निकालते हैं, दो सिलेंडर्स के बीच में कैसे निकालते हैं। इसको जरा पहले सॉल्व करके बताएं Q1 Q2 कितना आ रहा है ना। सर Q1 आ रहा है -17/5Q। -17/5Q, ओके। तो एक्चुअली Q1 Q2 सॉल्व करने का एक पर्पस मेरा ये पूछने का है कि आपको मतलब न्यूमेरिकल्स में ये पूछना है कि टोटल कितना चार्ज प्लेट ए और प्लेट डी के बीच में फ्लो हुआ है और कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हुआ है। प्लेट ए से प्लेट डी पे चार्ज गया है या डी से ए पर आया है। और अगर Q1 की वैल्यू आपने जो निकाली है वो सही निकाली है तो एक तरीका करो, इफ Q1 जो आपने कैलकुलेट किया वो सही है तो प्लेट ए का फाइनल चार्ज, प्लेट ए का फाइनल चार्ज Q1 प्लस 5Q, और जो भी तुमने Q1 निकाला है वो एक बार चेक कर लो। तो Q1 प्लस 5Q टोटल चार्ज ऑफ प्लेट ए फाइनल में से प्लेट ए का इनिशियल चार्ज माइनस करिए और चेक करो कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब प्लेट ए पर चार्ज आया है, और नेगेटिव आ रही है इसका मतलब प्लेट ए से चार्ज गया है। तो फाइनल चार्ज तो पॉजिटिव आ रहा है यस जो 5Q पॉजिटिव आ माइनस। रहा है। ये फाइनल चार्ज नहीं बोला, फाइनल चार्ज में से इनिशियल चार्ज माइनस करके वो वैल्यू कैसी आ रही है। तो वो भी वो भी पॉजिटिव आ पॉजिटिव रहा है। आ रहा है। हाँ वो ठीक, इसका मतलब प्लेट ए पर चार्ज ऐड हुआ है, फाइनल वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब हमने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज उसमें डाला होगा। तो इस पे चार्ज अगर प्लस हो रहा है तो डी वाले पे कम हो रहा होगा, डी से ए की तरफ चार्ज फ्लो हुआ है। इसी तरीके से सी और ई में किसी भी एक प्लेट को देख लीजिए, प्लेट सी का फाइनल चार्ज निकालते हैं या प्लेट ई का फाइनल चार्ज निकाल करके किसी भी एक फाइनल चार्ज को उसके इनिशियल चार्ज से कम करके देख लो। प्लेट सी या फिर प्लेट ई, कोई भी एक प्लेट चूज कर ले, मालूम चल जाएगा चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो हुआ। क्योंकि ये जो चीज हम इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना, चार्ज का फ्लो करने का डायरेक्शन, ये यहाँ तो कम इंपॉर्टेंट है। अभी इन्हीं न्यूमेरिकल्स में जब बैटरी लगाते हैं लोग, बैटरी, और उसमें जब हम लोग बैटरी का वर्क डन वगैरह देखते हैं कि बैटरी से पॉजिटिव वर्क हुआ कि बैटरी से नेगेटिव वर्क हुआ, तो उस समय चार्ज के फ्लो करने की राइट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तरीका यही रहता है। अभी फिलहाल तो बैटरी है नहीं किसी न्यूमेरिकल में, मतलब बैटरी का क्वेश्चन ही अभी हम लोगों ने कोई नहीं किया है। बैटरी वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो वहां पर वर्क डन बाय बैटरी, फिर हीट लॉस, कई सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। कोई डाउट तो नहीं इसमें, इरेज करें इसको। Yes, sir. यस सर। ओके, दिस इज पैरेलल प्लेट का हो गया आपका। पैरेलल प्लेट में आपको जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, सिर्फ एक ये मेथड आपके माइंड में होना चाहिए, क्यू बाय कैपेसिटेंस। एक्चुअली ये पैरेलल प्लेट्स के लिए नहीं है, ये जो मेथड है क्यू बाय कैपेसिटेंस वाला, ये मेथड आपका किसी भी दो कंडक्टर के लिए है। क्यू बाई सी से पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे देखो एक और एग्जांपल दिखा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, पोटेंशियल निकालने का नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान ले अगर
दो कंडक्टिंग स्फीयर्स मान लो आप, टू कंडक्टिंग स्फीयर्स मान लेते हैं, स्फीयर नहीं बल्कि हॉलो स्फीयर्स है, टू हॉलो स्फेरिकल। इनसाइड वाले का रेडियस ए है, आउटसाइड वाले की रेडियस बी है। सॉलिड कंडक्टर्स नहीं है, पहले बोल रहा हूं आपको, ये दीज आर मेटेलिक शेल्स मानते हैं ऑफ जीरो थिकनेस। कोई थिकनेस नहीं है, मतलब इसकी इनसाइड रेडियस आउटसाइड रेडियस बराबर ही। और अंदर वाले पर मान लेते हैं, इसको हम कुछ 1 और 2 का नाम दे देते हैं। 1 वाले पर हम लोगों ने सपोज दैट कि माइनस क्यू चार्ज दिया है, और 2 वाले को हम लोगों ने सपोज प्लस ऑफ 4 क्यू चार्ज दिया। और फिर पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इनके बीच में, इन दो कंडक्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स 1 and 2। देखो फॉर्मूला भी याद करना चाहिए और एक बेसिक अप्रोच भी, कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का जो मोस्ट फंडामेंटल मेथड है, मोस्ट फंडामेंटल मेथड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वो यही है कि v1 माइनस v2 इज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। ये सबसे बेसिक अप्रोच यही है। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं आता तो भी कोई चलेगा, हमारे काम नहीं आता फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो आना चाहिए। तो एक देखो, दोनों तरीके इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम बुक्स को फॉलो करेंगे ना, हर बुक में मैक्सिमम किताब में क्या हुआ है, मैक्सिमम बुक में इसका जो तरीका है वो इस तरीके से किया हुआ है। मेथड 1 इस तरीके का है। सबसे पहले क्या किया, इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही करेंगे कि माइनस क्यू जो होगा वो अंदर वाले मेटेलिक शेल की बाहर के साइड पर होगा। अंदर वाली मेटेलिक शेल के बाहर के साइड पर माइनस कैपिटल क्यू, और बाहर वाली शेल की अंदर वाली साइड, बाहर वाली मेटेलिक शेल के अंदर वाली साइड पर चार्ज देखेंगे तो वो प्लस कैपिटल क्यू आएगा। और बाहर वाली शेल के आउटर साइड पे चार्ज देखेंगे, जब बाहर वाली शेल का आउटर साइड का चार्ज, तो वो मेरे ख्याल से प्लस ऑफ 3q आएगा। इसमें शायद किसी को डाउट नहीं होगा। नो सर। नहीं। सर। अब जो पहला वाला मेथड है वो क्या कहता है कि आप पोटेंशियल सुपरपोजिशन मेथड से कैलकुलेट करो, पोटेंशियल डिफरेंस के पहले पोटेंशियल निकालो। जैसे कि अगर हम पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर 1 कैलकुलेट करें, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर 1, तो कंडक्टर 1 का पोटेंशियल इसके अपने चार्ज की वजह से, ये डिस्कशन पिछली क्लास में हुआ था कि जब कंसेंट्रिक सेल्स वाले न्यूमेरिकल्स करते हैं तो पोटेंशियल में जितने भी शेल्स हैं उन सबका कंट्रीब्यूशन लोगे आप। तो 1 का पोटेंशियल इसके अपने चार्ज की वजह से भी होगा, और 1 का पोटेंशियल में बाहर वाली शेल भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो इसके खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे तो वो k इंटू इसका चार्ज माइनस क्यू अपॉन रेडियस, प्लस जो बाहर वाली शेल है वो भी पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट करेगी यहाँ पर, और बाहर वाली शेल के चार्ज की वजह से अंदर वाली शेल के सरफेस पर पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा k मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि बाहर वाली शेल में थिकनेस नहीं है, तो बाहर वाली शेल का अंदर वाला सरफेस और बाहर वाली शेल का बाहर वाला सरफेस, दोनों का कंट्रीब्यूशन सिमिलर तरीके से होगा। थिकनेस नहीं है यहाँ पर। अगर ध्यान दोगे तो हम लोगों ने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन किया था जहां पर मेटेलिक शेल की थिकनेस भी कंसिडर की थी, इनर रेडियस b और आउटर रेडियस c भी लिखा था। यस सर। यस सर। और थिकनेस अगर ना हो तो हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि जब थिकनेस होगी ही नहीं तो एक तरीके से ये प्लस क्यू और एक तरीके से ये प्लस 3q सेम सरफेस पर मान सकते हैं। तो हम टोटल चार्ज देख लेते हैं 4q, टोटल चार्ज 4q एंड अपॉन, अब आपको बताना पड़ेगा, पिछली क्लास का अगर ये रिवाइज किया होगा कि जब बाहर वाली शेल की पोटेंशियल अंदर के किसी पॉइंट पर निकालना होता है, आउटर शेल का पोटेंशियल अंदर के किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं, तो डिवीजन में सर A रेडियस या ही फिर आता B? है सर। सर बी हाँ B, इसमें सरफेस पे और इनर पे सेम होता है। ये और यही अगर मोटाई होती इसमें कुछ मोटा होता है, शेल मोटा होता तो हम अलग अलग करते, तब हम प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल अलग निकालते हैं
एक्चुअली होना ये चाहिए था कि इट इज k इंटू कैपिटल Q अपॉन इनर रेडियस प्लस k इंटू 3Q अपॉन आउटर रेडियस, होना ये चाहिए। यस सर। बट इनर रेडियस और आउटर रेडियस अगर एक ही है, इसलिए ये 4Q बन जाता है आपका। और फिर पोटेंशियल ऑफ 2 निकालें, तो पोटेंशियल ऑफ 2 में भी बस इस बात को ध्यान में रखना कि शेल्स वाले न्यूमेरिकल्स में, कंसेंट्रिक शेल्स वाले न्यूमेरिकल में आपको सबका कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। तो जो बाहर वाले शेल पर होगा उसका अपने चार्ज की वजह से, खुद के चार्ज की वजह से लिखोगे k 4Q एंड डिवाइडेड बाय b प्लस बाहर के सरफेस पर पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन बाय द अंदर वाला सरफेस। तो अंदर वाला सरफेस है उसका पोटेंशियल निकालेंगे अगर बाहर के साइड, तो किसी भी स्फीयर के बाहर पोटेंशियल निकालने में फॉर्मूला पॉइंट चार्ज वाला लगाते हो, तो ये हो जाएगा k इंटू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट बी बी। अब उसके बाद v1 माइनस v2 कर लीजिए। तो एक तो तरीका ये है न्यूमेरिकल करने का कि हम अलग अलग सरफेसेस के पोटेंशियल लिख करके और फिर v1 माइनस v2 फाइंड कर देते हैं। और ये साफ दिख रहा है कि जब v1 माइनस v2 इसके थ्रू निकाला जाएगा, तो Q इसमें अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाय b माइनस 1 बाय a ऐसा करके। क्या आ रहा है फिर से बोलना, q अपॉन सर के क्यू 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए। हाँ Yes, k sir. क्यू 1 बाई b माइनस 1, माइनस हाँ 1 ठीक है, बाय। ये आ सर जाएगा इसको सीधा सा। वैसे करा था सर, इसमें गॉस लॉ लगा के वैसे करा था। मैं बताता हूँ बिल्कुल, एक तरीका तो ये है ही है, ये देखो तरीका तो है कि आप पोटेंशियल कैलकुलेट करके फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, मतलब पहले यहाँ का पोटेंशियल निकालो फिर यहाँ का पोटेंशियल निकाल लो, बट ये भूलना नहीं है उसमें। हम लगातार इस बारे में बोल रहे हैं, एग्जाम प्रेशर्स में कई बार हम लोगों ने इस चीज को देखा है कि बच्चा जो होता है वो यहाँ का पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा होता है और यहाँ का पोटेंशियल कैलकुलेट करने में ये यही के चार्ज को देखता है, खाली बाहर वाले चार्जेस को भूल जाता है। और लॉजिक क्या लगाते हैं कि बाहर वाले चार्ज का तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो रही है, तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होती है, पोटेंशियल के लिए नहीं होती। भले ही बाहर वाले शेल की वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी, लेकिन बाहर वाले शेल की वजह से पोटेंशियल जाएगा। फिर लोग कहते हैं कि जब ई नहीं जाएगा तो पोटेंशियल क्यों जाएगा, तो उसका आंसर पिछली क्लास में दे चुका हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ना जाए इसका ये मतलब नहीं है कि पोटेंशियल नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ना जाने का मतलब सिर्फ ये है कि पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं बनेगी। यानी कि जो बाहर वाला शेल है वो अंदर के पोटेंशियल डिफरेंस में कंट्रीब्यूशन नहीं देगा आपको, और वो प्रूफ भी हो रहा है। जब आप v1 माइनस v2 निकाल रहे हो तो 4q का टर्म कैंसिल आउट हो रहा है। बाहर वाली शेल पोटेंशियल तो क्रिएट कर ही रही है ना अंदर, बट उससे पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। मतलब अगर हम बाहर वाले शेल को 4q की बजाय 9q कर देते, 7q कर देते, 12q कर देते, ये चार्ज बदल के कुछ और कर दो आप, 4q से 5q कर दो, 6q कर दो, तो भी क्या आपको लगता है कि v1 माइनस v2 का सेम आंसर आएगा? सोच के देखो ना आप यहाँ पर, अगर ये 4q नहीं होता 5q होता, 7q यस होता, सर सेम आता। सेम आता। तो शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुई थी, और शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की शील्डिंग की जा रही है, पोटेंशियल की नहीं की जा रही है। मतलब कि अगर इसको ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, फॉर एग्जांपल एमसीक्यू स्टाइल में पूछा जाए कि इफ वी लाइक इस तरीके से क्वेश्चन हो कि इफ वी increase the charge of outer surface, if we increase the charge of outer metallic shell, और पहला ऑप्शन हो potential of sphere 1 will change, दूसरा ऑप्शन है potential of sphere 2 will change, तीसरा ऑप्शन है potential difference between 1 and 2 will change, और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन स्फीयर 1 and 2, मतलब इन दिस स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस स्पेस, द स्पेस बिटवीन 1 and 2 विल चेंज। तो कैलकुलेशन नहीं चाहिए यहाँ पर अब आपको, सोच के बताइए, अगर हम आउटर शेल के चार्ज को चेंज करते हैं तो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर 1 विल चेंज और नॉट चेंज?
सर चेंज करिएगा। चेंज होगा चेंज होगा। बाहर वाला शेल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनाता बट पोटेंशियल बनाता है, तो इसको बदलोगे तो स्फीयर 1 का पोटेंशियल बदलेगा, और वो मैथमेटिकल फॉर्मूले से भी दिख रहा है आपको। 4q की जगह कुछ और होगा तो आंसर बदलेगा। यस इट विल चेंज। पोटेंशियल ऑफ स्फीयर 2 विल चेंज। यस सर। यस यस सर। कोई भी एक चार्ज बदल दो आप, अंदर वाला चार्ज या बाहर वाला चार्ज, कोई भी एक चार्ज बदलोगे तो पोटेंशियल तो सबके बदलेंगे। तीसरा ऑप्शन था दैट पोटेंशियल डिफरेंस, तो अब मेरा आंसर होगा नॉट चेंज। नो ना, सर। वो तो या तो ऐसे देख लो आप, या लॉजिक से लगाना है तो भाई बाहर वाले शेल का अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा उस चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन हो सकता है, डिफरेंस में कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। और चौथा ऑप्शन था कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस स्पेस विल चेंज, तो वो भी गलत है। तो सेम रहेगा। हाँ, तो इस तरीके से थ्योरेटिकल मोर देन वन करेक्ट या सिंगल करेक्ट क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में बन जाते हैं। अब हम देखिए, ये हमारी चॉइस होती है कि हम उसका आंसर कैलकुलेशन से देना चाहते हैं कि थ्योरी से देना चाहते हैं, और खुद ही डिक्लेयर कर दे कि पेपर लेंदी था कि इजी था, तो ये तो क्या कर लेंगे इसके लिए। ये तरीका एक हो गया। दूसरा तरीका जो था पोटेंशियल डिफरेंस को ये निकालने के अलावा दूसरा मेथड, सेकंड मेथड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से चले जाओ। गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं एट एनी डिस्टेंस स्मॉल आर। अगर आप कोई गॉसियन सरफेस बनाओ, यहां पर कोई गॉसियन सरफेस बना लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E into area of that Gaussian surface will be simply charge inside that surface, और charge inside that surface is minus q and divided by epsilon, गॉस लॉ। मतलब जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो उसको dr के साथ इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये फंडामेंटल मेथड बोलते हैं। तो पोटेंशियल ऑफ 1 माइनस पोटेंशियल ऑफ 2 विल बी इंटीग्रल ऑफ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी माइनस q बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dr, लिमिट्स फ्रॉम a टू b। एक बार वेरीफाई कर लो इस आंसर को, सेम ही आंसर आना है, कोई अलग से तो आएगा नहीं आंसर। जो पिछले आंसर था वही आंसर यहाँ भी आएगा। यस सर सेम आ रहा है। Yes, नहीं sir. है, वो मेथड बदला है, आंसर थोड़ी बदला है, सॉल्व करने का तरीका चेंज हुआ खाली। तो या तो पोटेंशियल के फॉर्मूले याद कर ले, या फंडामेंटली गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगी तो इससे निकाल सकते हैं। एंड लास्ट एक और तरीका है कि हम अगर ये दोनों काम नहीं करना चाहते तो भी हम अपना आंसर ला सकते थे, बट उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंसेस पता होने चाहिए, और 3 मेजर कैपेसिटेंसेस हैं। 3 मेजर का मतलब जो कॉमन कैपेसिटर्स हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक स्फेरिकल कैपेसिटर्स भी होते हैं। ये स्फेरिकल कैपेसिटर्स ही बेसिकली, तो इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस है हाँ, कैपेसिटेंस का। यस सर। सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर जहां भी होंगे वो कैपेसिटर है। इनफैक्ट कंडक्टर मतलब कैपेसिटर। तो अगर हमें ये पता होता कि इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, और नहीं पता है तो किसी भी बुक से निकाल के देख लो फॉर्मूला इसका। तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला प्री डिफाइंड है, वो ये होता है, अगर आपको जिनको ना पता हो, या तो 12th क्लास में खैर ये भी था, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटेंस, उसका फॉर्मूला ही है 4 पाई एप्सिलॉन a इंटू बी अपॉन बी माइनस ए। होगा ये? यस सर। सर। यस सर। तो और पोटेंशियल डिफरेंस, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे बच्चे, कंडक्टर के केसेस में स्पेसिफिकली फॉर अ कंडक्टर, नॉन कंडक्टर है फिर छोड़ दीजिए, बट अगर कंडक्टर का न्यूमेरिकल कर रहे हो तो सबसे जो फास्ट मेथड है और सबसे आसान मेथड है वो यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस Q by C, फास्टेस्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस।
फास्ट मेथड यही है। मैंने आपको तीनों मेथड दिखा दिए। एक मेथड हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके करो, एक मेथड हुआ कि पोटेंशियल एट 1 पोटेंशियल एट 2 अलग अलग कैलकुलेट करके तब डिफरेंस निकालो, और जो इन दोनों से फास्ट मेथड है वो ये है चार्ज बाय कैपेसिटेंस। बट ऑलवेज रिमेंबर चार्ज हमेशा इनर साइड वाला रखना है। कंडक्टर्स के अंदर वाली साइड के चार्ज लीजिए, चाहे वो पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स हो चाहे वो स्फेरिकल कंडक्टर्स हो। एंड दैट मींस कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से लिखना होता तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑब्जेक्टिवली अंदर के साइड का चार्ज, देखो अंदर का साइड चार्ज Q बाय कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ये है, और चेक कर लो ना क्या ये सेम आंसर नहीं है। इफ 1/4 तो K लिख दो वापस। यस सर। तो फिर ये सबसे फास्ट मेथड है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। कैपेसिटेंस तो वैसे भी याद करना पड़ेगा हमको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के फॉर्मूला तो याद करने ही पड़ते। एनसीईआरटी में जो दिया है वो याद करना पड़ेगा। तो 3 तरीके हैं, चॉइस हम लोग की है कि हमें कौन सा मेथड इसमें से सही लग रहा है, और हमें क्या लग रहा है कि हम कौन सा मेथड ऐसा है जो बहुत कम टाइम में होगा, क्योंकि एग्जाम में टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। घर पे और प्रैक्टिस करने में तो सब चलता है, लेकिन एग्जाम्स में कौन सा मेथड लगाना है ये फाइनल करना पड़ेगा हमको। और मेरा सजेशन ये है कि कंडक्टर के न्यूमेरिकल्स में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए सबसे बेटर अप्रोच कैपेसिटेंस वाली है। 2 चीजों की बेटर अप्रोच है। कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कैपेसिटर अप्रोच इज फास्टर, और अभी आपको दिखाएंगे एनर्जी निकालने में भी इसका अप्रोच, क्योंकि एनर्जी में भी कैपेसिटर की एनर्जी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको यूज किया जाए अगर, तो हम कंडक्टर्स की एनर्जी बड़े आराम से निकाल सकते हैं, किसी नए मेथड की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो मेथड है ना, ये मेथड सिर्फ 2 कंडक्टर्स के लिए नहीं है, मैं इसको एक्सटेंड भी कर देता हूँ। पहले तो अपने 3 मेथड एक बार क्लियर कर लूं। 3 मेथड कौन कौन से डिस्कस हुए हैं। या तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू निकाल लेंगे, या एक तरीका था कि जो हमारे कंडक्टर्स थे उनके इंडिविजुअल पोटेंशियल सुपरपोजिशन मेथड से कैलकुलेट करके और तब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें। और आखिरी ऑप्शन मैंने आपको दिया है कि आप सीधा सीधा चार्ज बाय कैपेसिटेंस करिए, बट ये हमेशा ध्यान रखना है कि Q हमेशा अंदर के साइड का चार्ज होगा। एज एग्जांपल देखो 1 2 3 शेल से मान ले। आप सोच के देखो कि अगर सुपरपोजिशन मेथड लगाने को कहा जाता तो कितना टफ टास्क है। ये A, ये B और ये C मान लेते हैं। चार्जेस कुछ इस तरीके से हैं, जिसकी रेडियस A है उसके ऊपर चार्ज है प्लस ऑफ 2Q, जिसकी रेडियस B है उसके ऊपर चार्ज है माइनस ऑफ Q का, और जिसकी रेडियस C है उसके ऊपर चार्ज है प्लस कैपिटल Q का। रैंडमली चूज किया गया है। और हमें सीधा सीधा पूछ ले रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनर वन एंड द आउटर वन, सबसे अंदर वाले में और सबसे बाहर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस A माइनस पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस C, ये निकालना है आपको, इनसाइड और आउटसाइड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम खाली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 2 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन मान वही लें। वही करेंगे, वही कैपेसिटेंस मेथड ही फॉलो करेंगे। यही मेथड सबसे आसान भी है, सबसे फास्ट भी है, प्रोवाइडेड कि मैं फिर बोल रहा हूँ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सबको पता हो, कि स्फेरिकल कैपेसिटर्स का फॉर्मूला क्या होता है ये पता हो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यार पहले, 2Q स्फीयर A के बाहर की साइड, उसके सामने माइनस 2Q। अब स्फीयर B की बाहर वाली साइड पर देखना पड़ेगा, तो स्फीयर B की बाहर वाली साइड पर चार्ज आएगा प्लस कैपिटल Q पर, बिकॉज टोटल हैज टू बी माइनस Q। स्फीयर C के अंदर वाली साइड हो गई माइनस Q, और स्फीयर C के बाहर वाली साइड का चार्ज हो जाएगा प्लस 2Q। सही है, तो गलत तो नहीं कर रहे कुछ इसमें? नहीं सही है। सही है। सही है। अब देखो फटाफट, सही है। हाँ जी, अब देखो, अब देखिए, तो आप इसमें पहले VA माइनस VB करिए प्लस VB माइनस VC करें।
ये चीज आप कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले से लाओ, लेकिन ए और बी के अंदर वाली साइड का चार्ज देख लेते हैं। ए और बी के अंदर वाली साइड है चार्ज 2q, तो 2q डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, यहां पर कैपेसिटेंस जिसका फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन 0 a इंटू बी अपॉन बी माइनस ए। हम क्यों मेहनत करने रहे फालतू में इधर उधर की, साइन चेक कर लेते हैं प्लस माइनस। तो साइन तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से भी देख सकते हो या चार्जेस के साइन से भी देख सकते हो। ए और बी में से किसके अंदर वाली साइड पॉजिटिव चार्ज है? तो ए और बी में ए वाले के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और बी वाले में नेगेटिव है, तो ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव। पॉजिटिव में से नेगेटिव सब्ट्रैक्ट होगा तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। फिर बी और सी के बीच में, तो बी और सी के अंदर वाली साइड क्यू चार्ज है, डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन, या रेडियस बी इंटू सी अपॉन सी माइनस बी, और ये साइन भी चेक कर लेते हैं। तो बी और सी में से बी का अंदर वाला साइड पॉजिटिव है, सी का अंदर वाला साइड नेगेटिव है, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव पॉजिटिव, हो गया आंसर पोटेंशियल डिफरेंस का। हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ना मुझे इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालने पड़े, कितना टफ टास्क होता सोच रहा। हम ए का पोटेंशियल कैलकुलेट करते 3 चार्जेस की वजह से, फिर सी का पोटेंशियल कैलकुलेट करते 3 चार्जेस की वजह से। भगवान ना करे किसी फॉर्मूले में गलती हो जाती तो फिर तो हो गया, बंटाधार हो गया हमारा। यस सर। इसमें क्या करना है, सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है और Q बाई सी कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला लगा करके पोटेंशियल डिफरेंस आराम से निकाल सकते हो। बाकी फिर मैं लॉजिक पे बोल रहा हूँ, एक बार फिर इस बात को सुनना, अगर हम स्फीयर सी का चार्ज बदलेंगे, स्फीयर सी का चार्ज कम कर दें या ज्यादा कर दें, उससे फर्क क्या क्या पड़ने वाला है। तो स्फीयर सी का चार्ज कम या ज्यादा करेंगे तो इंडिविजुअली पोटेंशियल एट दिस सरफेस, पोटेंशियल एट दिस सरफेस, पोटेंशियल एट दिस सरफेस, ये सब चेंज हो जाएंगे। क्या नहीं चेंज होगा? बाय चेंजिंग द चार्ज, बाय चेंजिंग द चार्ज ऑफ आउटर सरफेस, सी वाले का सरफेस। इसका चार्ज बदलने से क्या क्या चीजें नहीं बदलेंगी? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए एंड बी नहीं बदलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी एंड सी नहीं बदलेगा, ए और बी की स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगी, बी और सी के बीच में, बी और सी वाली स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगी। वो इसलिए क्योंकि सबसे बाहर वाली सरफेस की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। क्लियर है? न्यूमेरिकल पार्ट से भी और थ्योरेटिकल पार्ट से भी। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो इसी तरीके से मैं फिर बोल रहा हूँ सिलिंड्रिकल कंडक्टर्स में निकालते हैं, बट उसके लिए फिर एक बार आपको पता होना चाहिए कि सिलिंड्रिकल कंडक्टर्स का कैपेसिटेंस फॉर्मूला जो है वो क्या है। लॉन्ग सिलेंडर्स में अगर 2 सिलेंडर्स हैं, एक के अंदर एक और सिलेंडर, तो पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला है उसका। और इनफैक्ट अभी आगे आपको दिखाएंगे कि जब इनकी ज्वाइनिंग की जाती है, इनमें से 2 कंडक्टर को जब हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं, तो जो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूट होने का जो तरीका होता है वो भी हमारा कैपेसिटेंस के थ्रू बड़े आराम से निकलता है। उसको अभी नहीं कराएंगे, वो कराएंगे बट अगली वाले क्लास में, जब थोड़ा सा बोर्ड हमारे पास अच्छा रहे। अच्छा, इसके बाद यार एक आता है पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टिंग प्लेट्स का, पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टिंग स्फीयर्स का विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटेंस। इसके बाद आता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से पोटेंशियल का वेरिएशन, पोटेंशियल बाय नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। मतलब इंसुलेटिंग स्फीयर इसको कह सकते हो। अभी तक कंडक्टिंग स्फीयर थे, नाउ इंसुलेटिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की पोटेंशियल फॉर्मूला। तो सपोज रेडियस कैपिटल आर हो, नॉन कंडक्टिंग है विद अ चार्ज ऑफ कैपिटल क्यू,
पहली बात तो ये नॉन कंडक्टिंग होने से, इंसुलेटिंग होने से ये हो जाएगा कि जो चार्ज हम देंगे, ये अब क्लियर हो चुका होगा। अगर कंडक्टिंग है, अगर ये नॉन हटा देते, आप कंडक्टिंग कर देते, तो जो चार्ज दोगे वो Surface पे। सरफेस पे रहेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। और नॉन कंडक्टर है, जितना भी चार्ज देंगे वो सरफेस पर भी होगा और वॉल्यूम के अंदर भी होगा, यानी कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इनसाइड भी चार्ज है, आउटसाइड सरफेस पे भी चार्ज है। और पोटेंशियल निकालना मेरे को, पोटेंशियल इसके आउटसाइड वाले पॉइंट पर और इनसाइड वाले पॉइंट पर क्या होगा। तो एक पॉइंट पहले आप देखो, पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर निकालना हो, तो चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो चाहे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, स्फीयर की अपनी एक प्रॉपर्टी है, बिकॉज ऑफ देयर ज्योमेट्री, स्फेरिकल ज्योमेट्रीज की वजह से इनके पास एक स्पेशल फीचर होता है कि आउटसाइड इनका बिहेवियर वैसा ही है जैसा कि पॉइंट चार्ज का। तो आउटसाइड पोटेंशियल तो हम बगैर डेरिवेशन के, बगैर किसी प्रूफ के कहेंगे के क्यू बाय स्मॉल आर। इनफैक्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो भी आप पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाओ। इससे मतलब नहीं है, क्योंकि स्फीयर एक ऐसा सिस्टम है जिसको सेंटर ऑफ चार्ज वाला कंसेप्ट लगाते हैं लोग, कि पूरा चार्ज लेकर के सेंटर पे मान सकते हो, ओनली फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, इनसाइड के लिए नहीं। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो ये चीज ऑलरेडी गॉस लॉ के चैप्टर में की जा चुकी है, और कहा भी गया था कि इसको एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखिए, जब भी आपको पूछा जाए तुरंत याद होना चाहिए कि सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ये याद करना पड़ेगा। इनसाइड सॉलिड स्फीयर, इसमें ग्रेविटेशन का एनालॉग भी दिया था हमने। तो अब आप इनसाइड पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का जो लॉजिक है वो तो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, कहीं भी निकाल सकते हो। मतलब जहां आपकी बुद्धि काम ना करे, जहां फॉर्मूले काम ना करें, एक रास्ता ऐसा है जो हमेशा हमेशा काम करेगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ है, जो स्फेरिकल चार्जेस में तो हमेशा लगते हैं। चलिए स्टार्ट करो। इनसाइड किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है यार, तो मान ले कि इनसाइड में कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, इनसाइड देयर इज सम पॉइंट एट आर डिस्टेंस, वहां पर पोटेंशियल निकालना है। इसको अपना पॉइंट 1 मान लेते हैं, तो पोटेंशियल 1 की जगह हम लिखने जा रहे हैं पोटेंशियल इनसाइड, माइनस पोटेंशियल 2 की जगह हम लिखने जा रहे हैं पोटेंशियल सरफेस। तो V इनसाइड माइनस V सरफेस इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो r by 3 एप्सिलॉन इनटू dr। लिमिट्स के ऑर्डर्स फिर से इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस 2 करेंगे तो नीचे 1 वाली लिमिट, यानी इनसाइड वाली लिमिट पहले आएगी स्मॉल r, और सरफेस की लिमिट कैपिटल R ऊपर जाएगी। इस सब से क्या होता है कि कभी कभी फॉर्मूले के बर्डन कम हो जाते हैं। देखो अल्टीमेट एम तो यही होगा ना हमारा यार, कि एग्जाम टाइम पर हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें याद रहे। तो कंडक्टर के लिए कुछ इस तरीके से याद करिए कि कैपेसिटेंस के हेल्प से निकालना है, और नॉन कंडक्टर या बाकी सिचुएशंस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से निकालनी पड़ेगी, एंड देन ये। बाकी मेरे ख्याल से इसको बहुत टफ टास्क नहीं होगा, ये आराम से प्रूफ कर सकता है कितना आंसर आएगा। सर इंटीग्रेशन रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, तो कुछ ऐसा हाँ, है। अगर हम सरफेस वाला रख देते हैं तो, अगर हम V सरफेस की वैल्यू पुट सर कर V दें, इन की वैल्यू, यस नहीं वो तो जो आप आंसर बोल रहे हो वो आंसर तो तभी आएगा ना जब हम V सरफेस को भी रिप्लेस करें ना, इसकी भी यस तो सर। वैल्यू होगी कुछ। सर और के क्यू सरफेस बाय वाला R को रो के फॉर्म में रख दिया था। ये रह जाएगा, हाँ के क्यू बाई कैपिटल R वाला। या आप चाहते तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी चार्ज के फॉर्म में ला सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को रो के फॉर्म में भी रखा जाता है, चार्ज के फॉर्म में भी रखा जाता है, तो ये चार्ज के फॉर्म में भी इसका आंसर आता है कुछ, और शायद कुछ ऐसा आता है ये चार्ज के फॉर्म में कि कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन
आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ऐसा ही कुछ आएगा आंसर। अगर हम रो को चार्ज अपॉन वॉल्यूम रख दें, यस सर यही आता है। क्यू अपॉन 4/3 पाई तो 3 आर 3 क्यूब, कट जाएंगे सर। हाँ यही आएगा ना, तो यही Yes, आंसर। यस सर। हाँ तो चार्ज के फॉर्मूला तो बहुत बड़ा टास्क थोड़ी है ये। देखो बच्चा, जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा क्या चीजें मुझे याद करनी है, क्या चीजें ऐसी हैं जिनको मुझे याद करने की बजाय ये समझना होता है कि हम डिराइव कर लेंगे। ना तो हम सारी चीजें एग्जाम में डिराइव कर सकते हैं और ना ही सारी चीजें याद करके जा पाओगे। सो मेमोराइज करने के तरीके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब अपनी स्टाइल में कुछ ऐसा काम करो कि फॉर्मूले याद रहें। वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा तरीका कि अब क्या तरीका हो सकता है। हम कैसे इन चीजों को मतलब 4-6 महीने के लिए याद कर लें, और कुछ इस तरीके से याद करें कि यार एक बार याद किया है तो बार बार भूलो नहीं। क्योंकि आप में से कई लोग, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है रिवीजन। इस टाइम पर कई सारे लोगों को रिवीजन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। बैकलॉग संभाल रहे हैं तो करंट टॉपिक छूट रहा है, करंट टॉपिक को हैंडल कर रहे हैं तो बैकलॉग छूट रहा है, तो बड़ा डिस्टर्ब हो थोड़ा सा। तरीका इसका होना यही चाहिए था, मेनली फोकस आपका होना। जैसे अभी मैं टारगेट नहीं कर रहा किसी को, लेकिन जैसे आप लोग जो डाउट्स पूछ रहे हो, कई सारे लोग पूछ रहे हैं, तो हम वो डाउट्स पूछे जा रहे हैं प्रीवियस चैप्टर्स के, तो वो इस बात का तो इंडिकेशन दे ही दे रहे हैं कि हमें, कि इसका मतलब जिस टाइम वो चैप्टर पढ़ रहे थे उस टाइम प्रैक्टिस नहीं हुई थी और अब प्रैक्टिस हो रही है उसकी। तुम लोगों को क्या लग रहा है, इससे सही हो जाएगा सब? वो चैप्टर समझेगा तो पता इसमें बैकलॉग हो गया। और मेरी बात मानिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक बार बैकलॉग हुआ, संभाल संभाल नहीं पाओगे उसको आप। बाकी चैप्टर फिर भी समझ जाएंगे, और समझे चाहे ना समझे, उन चैप्टर्स का एग्जाम में वेटेज भी बहुत कम है। बट इलेक्ट्रो अगर एक बार आपकी फ्लो से निकला, बात मान जाओ, एक बार अगर इसका फ्लो डिस्टर्ब हुआ तो भाई साहब ये पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट तक बर्बाद करके रख देता, पूरा टोटली डिस्टर्ब करता हमें। इलेक्ट्रो के बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जिनका एनालॉग मैग्नेटिज्म के अंदर एम्पियर लॉ में यूज करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रो ऐसा टॉपिक है जिसका कुछ एनालॉग ग्रेविटेशन में यूज करते हैं। इलेक्ट्रो में सबसे बड़ा कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जो गॉस लॉ के थ्रू, और अब पिछले 2 क्लासेस से जो चल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस वाले कंसेप्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बैकबोन है यार। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया अगर, तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या करोगे मुझे बताओ। ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरा सजेशन तुम लोगों से यही है कि फोकस करिए इन पर। अगर बैकलॉग्स हैं तुम लोग के, तो उसका तरीका ये हो सकता है कि भाई अपना स्टडी आवर्स थोड़े बढ़ाए जाएं, या वीक में कोई एक दिन रख लो आप जिसमें थोड़ा थोड़ा करके करिए। घबराने से कुछ नहीं होने वाला। हम घबरा जाएं ये सोच करके कि कल ही एग्जाम हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे। कभी कभी बच्चे क्या होता है ना, बहुत कुछ संभालने के चक्कर में थोड़ा बहुत जो हाथ में होता है वो भी, ये भी डिस्टर्ब हो जाता है, ये भी निकल जाता है इस चक्कर में कि हम सब कुछ कर रहे हैं। छोड़ दीजिए उसको, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, परेशान ना होइए। जितने टॉपिक कर पा रहे हो कंफर्टेबली विद फुल प्रैक्टिस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधा अधूरा छोड़ने छाड़ने से क्या मिलेगा। इलेक्ट्रो को वो नेग्लेक्ट ना करें, कई रीजन से बोल रहा हूँ। एक तो इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा है, कम से कम मतलब यहाँ कैपेसिटर तक अगर हम टोटल काउंट करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटर तक की टोटल काउंट करें, जो कि एचसीवी की नजर में 3 चैप्टर्स हो जाते हैं। एचसीवी में जाओगे तो पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है, दूसरा चैप्टर गॉस लॉ करके दिया है, और तीसरा चैप्टर कैपेसिटर करके दिया है। तो तुम लोग भी पी बाई क्यू लगा रहे होगे, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बताइए। जितना ये सेगमेंट मैंने बोला है, कम से कम 3 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए मिनिमम।
और सबसे बड़ी बात क्या होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा भी क्या होता है कि कुछ ऐसे चैप्टर चूज करो जिनके क्वेश्चन हो जाएंगे। बात मानिए, इलेक्ट्रो समझ में आ जाएगी तो गारंटीड इसका क्वेश्चन होगा, और रोटेशनल समझ में भी आ जाएगी तो भी गारंटी है कि क्वेश्चन होगा उसका। तो पहले अपने उन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग किए जाए जिन चैप्टर्स में मुझे ये भरोसा है कि अगर हम पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, कर लेंगे। फिर उनको भी करो, करना सारा कुछ है, लेकिन अब हम किसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं ये तो देखिए ना। इस चैप्टर की कॉस्ट पर अगर हम किसी दूसरे चैप्टर को सही कर रहे हैं, कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हफ्ते में कोई एक दिन रख लो चाहो तो, अगर आपको बैकलॉग का इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई एक दिन रख लो। और उसमें भी जब इस टाइप की कोई नौबत आ जाए कि भाई काफी टाइम हो गया, मतलब चैप्टर क्लास में कंप्लीट हुए 20-25 दिन हो चुके, एक महीना हो चुका मान लेते हैं, और अगर हम अब दोबारा उसके क्वेश्चन लगा रहे हैं इस टाइम पर बैकलॉग सही करने के लिए, तो सबसे पहले तो एक काम करिए कि सबसे पहले दोबारा आप अपने सारे लेक्चर्स को रिवाइज करिए। सबसे पहले जितने सॉल्व एग्जाम्पल क्लास में है पहले वो करिए, और उसके बाद ही कोई किताब उठाइए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए। वरना फिर बैकलॉग कवर करने के चक्कर में माइंड में ये फीलिंग आने लगती है कि हमें कुछ नहीं आता। अचानक से अगर आप चैप्टर का कोई एक्सरसाइज उठा लोगे बिना रिवाइज किए, और सिर्फ ये सोच करके कि हमने पढ़ा तो है ही है, तो ये हम लोग इंसान है, 10 दिन पहले पढ़ी हुई चीज याद नहीं होती है, भूल जाते हैं। महीने भर पहले पढ़ी हुई चीज कैसे याद रहेगी? आपको लग सकता है कि मुझे याद है, बट याद होता नहीं है। वो एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाते समय लोग समझ जाते हैं कि गलती हो रही है। तो अभी ना करो इसको बच्चा, मैं फिर बोल रहा हूँ। देखिए, स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है इन सबकी, हफ्ते में एक दिन निकालिए, वो भी बहुत ज्यादा समय न दीजिए। बट जो करंट टॉपिक चल रहा है उसकी वेटेज को समझो पहले, ये प्रायोरिटी, ये हो गया, समय बचा हुआ है तो अपना बैकलॉग कर लो कवर, और नहीं बचा तो अभी छोड़िए, तो फिर कोई मौका मिलेगा। अभी फिर कुछ हॉलीडेज आ जाएगी मान लीजिए, अगर हम इस एम से भी प्रिपरेशन कर लेना यार अपनी, अगर हमारी प्रिपरेशन का एम ये बन जाए कि जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं, मतलब इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट हो रहे हैं हमारे, हम वही टेस्ट को फाइनल पेपर मान के तैयारी कर ले, अगर ये एम बना के चलोगे। बच्चे हम लोग क्या कर देते हैं यार, पेपर हो रहा होता है मान लीजिए, अपने आप ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये वाला पेपर स्किप कर देंगे, अगला वाला पेपर दे देंगे, इसमें तैयारी अच्छी नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि इस एटीट्यूड से अगले पेपर में तैयारी अच्छी हो जाएगी? कभी नहीं होगी, नो सर। कभी नहीं होगी। एक बार ये एटीट्यूड मन में आया तो होना ही नहीं। होना ये चाहिए कि ठीक है, अभी नेक्स्ट संडे मान लो इलेक्ट्रो का पेपर लगेगा, लगा हुआ है, तो हम एक टारगेट ये कर ले कि यार सब कुछ हम पिछला भी नहीं संभाल पा रहे, करंट भी नहीं संभाल पा रहे, टेंशन में अलग से आ रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम एक चैप्टर संभाल लेते हैं अपना इलेक्ट्रो, जी जान कर, मतलब पूरी मेहनत कर डालते हैं। जब मेरा इलेक्ट्रो का पेपर अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, पिछला चैप्टर बैकलॉग कवर कर लोगे। दो चीजों से अपने आप को पहले तो फ्री करो, एक सिलेबस के प्रेशर से, और दूसरा, देखिए सिलेबस के प्रेशर से फ्री होने के इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग कोई भी, मतलब सिलेबस कंप्लीट करना एक टास्क है तो वो हो जाएगा, कोई बड़ी टास्क नहीं है, बड़े आराम से कराया जा सकता है। वो आपको ही पता है किस तरीके से करा सकते हैं, हम लोग आराम से कराएंगे, बट बेनिफिट कुछ है नहीं उसका, और आधे सिलेबस से भी लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, 60-70% सिलेबस से भी लोग रैंक ले आते हैं, इवन मेंस में भी सेलेक्ट हो जाते हैं आराम से।
तो पहले तो थ्रेशोल्ड लेवल, मतलब भाई एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली कहानी होती है कि पहले थ्रेशोल्ड लेवल तो क्रॉस कर ली जाए, थ्रेशोल्ड लेवल की फ्रीक्वेंसी लाइए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अभी हमारा थ्रेशोल्ड लेवल जा नहीं रहा है, हम इंटेंसिटी बढ़ाने में लगे हम। समझे बच्चा? तो उसको ध्यान रखना यार इस क्लास के लिए। यस सर। यस सर। स्ट्रेटजी ना बदला करो कभी। और इलेक्ट्रो इस समय इलेक्ट्रो आपका इस तरीके का चल रहा है कि अगर इसका डेली रिविजन नहीं हो रहा है या प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो ये संभल नहीं पाएगा, फिर कभी इसका बैकलॉग पूरा नहीं होगा। बाकी चैप्टर में फिर बोल रहा हूं, रोटेशनल मोमेंटम, एसएचएम, ऑसिलेशन, इनका बैकलॉग आप चाहोगे तो एक दिन में रिवाइज करवा देंगे। एक दिन दीजिए, एक दिन में रिवाइज करके सब हो जाएगा। ये टॉपिक एक दिन में रिवाइज नहीं हो सकता। चलो टाइम निकल गया। खैर, वी इन की जो वैल्यू बन रही है इसके हिसाब से एक बार कंप्लीट कर दे फिर आगे आते हैं। वी इन इसके हिसाब से आ रहा है, तो वी सरफेस आपका यहाँ से आएगा। वी सरफेस विल बी के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर, ये वी सरफेस राइट साइड जाकर के। और ये जो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको चार्ज के फॉर्म में देख लो। एक काम करो, इसको चार्ज के फॉर्म में ले आओ, मतलब ये चीज यहाँ रख देते हैं, डेंसिटी की जगह चार्ज वाला फॉर्म, तो यही चीज बन जाएगी प्लस 1/4πε0 को के लिख देंगे, तो के कैपिटल क्यू बाय आर क्यूब और स्मॉल आर डी आर इंटीग्रेट होकर के बाकी बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मेट भी याद कर सकते हो, डेंसिटी के फॉर्मेट भी याद कर सकते हो अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से। और हम कह रहे हैं याद करना ही क्यों यार, हो जाए बहुत अच्छी बात, इतना क्यों बर्डन लेना है इसका। ये याद करने से तो अच्छा है, देखिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सबका याद होना चाहिए। पोटेंशियल याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं। कौन सा ऐसा बहुत टफ इंटीग्रेशन है कि आपका एग्जाम में पूरे आधे घंटे खा जाएगा? हमने पहले भी कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड याद होने के एडवांटेजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड याद है तो फोर्स का फॉर्मूला निकल जाएगा F = QE। फोर्स निकल जाएगा तो उसमें वर्क निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं तो फिर एनर्जी और स्पीड वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड याद है सही तरीके से तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। ये इसका एडवांटेज है। अच्छा यार, इसमें एक पॉइंट आता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स में पोटेंशियल वाला ग्राफ भी एक आता है। अगर स्मॉल आर वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ देखा जाए तो देखिए ये एक्चुअली कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर माइनस में चल रहा है। इनसाइड वाला पोटेंशियल, इनसाइड पोटेंशियल स्मॉल आर का क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इनसाइड पोटेंशियल स्मॉल आर क्वाड्रेटिक फंक्शन विथ माइनस साइन, यानी कि पैराबोलिक कर्व। और जब स्मॉल आर को जीरो पुट करेंगे यहाँ पर, स्मॉल आर जीरो मतलब कि पोटेंशियल एट सेंटर पॉइंट, स्मॉल आर जीरो पोटेंशियल एट सेंटर, तो 3/2 बी सरफेस उतना आ जाएगा। सेंटर का पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो वो 3/2 KQ बाई कैपिटल आर आएगा। यस सर। यस सर। जो कि मतलब सेंटर का 1.5 टाइम, सॉरी सरफेस का 1.5 टाइम्स ज्यादा है। याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मैक्सिमम थी, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे होती है, बट मैक्सिमम पोटेंशियल सेंटर पे होता है। और ये डाउनवर्ड पैराबोलिक कर्व होगा। डाउनवर्ड पैराबोलिक कर्व इसलिए कह रहे हैं माइनस आर स्क्वायर है, और आउटसाइड पोटेंशियल 1 स्मॉल आर विच इज हाइपरबोलिक कर्व। इस वन पैराबोलिक से हाइपरबोलिक मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्केविटी, मैथ की लैंग्वेज में चेंज ऑफ कॉन्केविटी वाला पॉइंट पैराबोला से हाइपरबोला जाता है। और ये पोटेंशियल KQ बाई कैपिटल आर है। 2015 में एक बड़ा बेकार क्वेश्चन आ गया था इसका, मेंस में 2015 में एक क्वेश्चन आ गया था जो रियली में लंबा क्वेश्चन भी कहा जाएगा, बट उसमें इंटेलिजेंस ये थी कि भाई जो उस क्वेश्चन को पेपर के लास्ट में करता वो ठीक था। उन्होंने क्या कर दिया था क्वेश्चन में, कुछ इस तरीके के ऑप्शंस थे, सेंटर से R/2
2 डिस्टेंस, फिर सेंटर से r/4 डिस्टेंस, फिर सेंटर से कुछ 2r डिस्टेंस, मतलब 4 पॉइंट्स दिए थे, उसमें से कुछ अंदर थे पॉइंट्स, कुछ बाहर थे। उन चारों के पोटेंशियल निकालने थे और उनके पोटेंशियल निकाल करके बताना था कि कौन कौन से पोटेंशियल किन किन से ज्यादा है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर टाइप में नहीं था वो, जैसे 4 पोटेंशियल V1 V2 V3 V4 निकाल दिए, तो ऐसा भी नहीं था कि उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना था। इंक्रीजिंग ऑर्डर होता तो फिर भी हम ग्राफ से निकाल देते। ऑप्शन कुछ ऐसे थे कि पहला ऑप्शन V1 मोर देन V2, दूसरा ऑप्शन V3 मोर देन V1, मतलब कि हमें चारों पोटेंशियल निकाल के उन चारों को आपस में कंपेयर करना पड़ रहा था, वैल्यू निकालनी थी। तो ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड था, मानता हूँ मेमोरी बेस्ड। यस और सर। कितना कितना फर्क पड़ जाएगा उन 2 स्टूडेंट्स के नंबर्स में, एक जिसको ये फॉर्मूला याद है और एक जिसको ये स्टेप याद है, कितना फर्क पड़ जाएगा उसको, कितने सेकंड्स का डिफरेंस आ जाएगा। कौन सा बहुत तीर मार लेगा, वो जिसको फॉर्मूला याद है और जिसको नहीं याद है लेकिन उसको ये पता है कि इस तरीके से कर सकते हैं इसे। तो बहुत कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं आता यार। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता था, याद करिए। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर उसमें पोटेंशियल का जब ग्राफ बनाया था तो पहले कांस्टेंट आता था, फिर हाइपरबोला बनता था। और नॉन कंडक्टिंग के अंदर भी चेंज हो रहा पोटेंशियल, बाहर भी चेंज हो रहा, और मैक्सिमम पोटेंशियल उसके सेंटर पॉइंट पर है, हाईएस्ट पोटेंशियल सेंटर। ठीक है, तो ना मेरे ख्याल से यार हम लोगों ने पोटेंशियल का सारा पार्ट कवर कर लिया है कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट हो गया है। तो अब जो अगली क्लास करनी है तो वो हमारी होगी पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। अब नेक्स्ट क्लास पोटेंशियल एनर्जी को और एक्सटेंड करेंगे, उसमें फिर अब सेल्फ एनर्जी वगैरह के टॉपिक, मतलब नेक्स्ट क्लास विल बी कंप्लीटली ऑन द एनर्जी, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का एंड हो जाएगा मतलब यहाँ पर। फिर अब आपका बचेगा कैपेसिटर्स, सर्किट्स और ये सब चीजें। मैं ये चाहता हूँ उसके पहले, देखो वेडनेसडे को ऑफ है मेरे ख्याल से, वेडनेसडे आपके टाइम टेबल में क्लास हटाई गई थी, है ना। और वो हमने जानबूझ के, sir. मतलब हमने खुद ही कहा था कि एक क्लास का गैप दो इन्हें, ताकि ये अपना पूरा रिवाइज करें। तो कल वाली क्लास खत्म हो जाएगी, वेडनेसडे को पूरा रिवाइज करिए, बैकलॉग का टेंशन ना लो। आपको अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही है बैकलॉग की, पुराने टॉपिक्स की, तो मुझे बताओ। आप चाहो तो हम वीकेंड्स पर एक रिवीजन क्लास कर सकते हैं उसकी, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो। सर अभी तो नहीं हो रही। नहीं हो रही, बहुत अच्छी बात है। अगर हो रही बाई चांस, या पुराना रिवीजन करना चाह रहे हो, तो मैं फिर बोलूंगा सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ रिवीजन आपके PYQs है, वो करिए। दो फायदे, एक तो PYQs कंप्लीट हो जाते हैं, प्लस हमको ये मालूम चल जाता है कि एग्जाम्स का लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, लगातार आपसे कह रहे हैं। अभी बुक्स के थ्रू रिवाइज करने का कोई फायदा नहीं। बुक्स तब यूज करो जैसे अब ये चैप्टर चल रहा है, तो इस समय आप कर सकते थे, इस समय बुक लगा करके अपनी प्रैक्टिस करो। 15-20 दिन बाद आपका मन कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज करने का, तो PYQ से कर लो। बट अभी बर्डन ज्यादा हो गया है, क्योंकि SCV के रिजल्ट में अगर हम 2 चैप्टर भी काउंट करें, कैपेसिटर छोड़ भी दें अगर मान लीजिए, तो भी करीब ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, सॉल्व एग्जांपल्स और बैक एक्सरसाइज मिला करके भी हमको लगता है कम से कम 200 सवा 200 प्रॉब्लम्स होंगी। मान लेते हैं कि इसमें 100 प्रॉब्लम्स इजी वाली होंगी, तब भी 100 सवा 100 प्रॉब्लम टफ वाली तो नहीं है। और एवरेज अगर हम एक क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट का भी दे, तो कुछ ले दे करके आपको 100 क्वेश्चंस भी हैं और एवरेज 3 से 4 मिनट का समय लोगे, आपको कम से कम 400 मिनट, यानी कि करीब 6 से 7 घंटे का टाइम फिजिक्स को चाहिए खाली। इस तरीके की कैलकुलेशंस करके प्लान करो ना अपना। 2 चैप्टर कंप्लीट करने में, वो भी सिर्फ SCV से करना है, तो भी आपको कम से कम 6 से 7 घंटे। ये तब की बात हो रही है जब आप एक एक क्वेश्चन कर रहे हो और एवरेज 4 मिनट में होते चले जाते हैं। हम किसी क्वेश्चन में स्टक नहीं करेंगे, किसी क्वेश्चन में 15 मिनट नहीं लगाएंगे, और पहले अटेम्प्ट में मेरा आंसर आएगा। ये आइडियल कंडीशन में 6-7 घंटे चाहिए। हमारी प्लानिंग यहीं से डिस्टर्ब होती है, हम लोग प्लान बहुत कुछ कर लेते हैं आइडियल तरीके से,
जब इम्प्लीमेंटेशन आता है तो आधा भी एग्जीक्यूट नहीं होता जो सोचा था हमने। तो आज का टाइम है, कल का टाइम है और वेडनेसडे का टाइम है, कोशिश करिए कि ये हो जाए। चलो सर बाकी वीकेंड्स देखते पे हैं। क्वेश्चन आंसर्स करवा सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं जैसे हम पुराने करा टॉपिक्स सकते के। हैं, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, हम 6 दिन भी पढ़ा सकते हैं, 7वें दिन भी पढ़ा सकते हैं। मेन चीज है आपकी सेल्फ स्टडी में डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि मुझे ये पर्सनल रियलाइज ये हुआ कि शायद इस चैप्टर में साथ साथ प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। हम मैं जरूरी नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा फील हुआ बस कि यार ऐसा तो नहीं कि ये लोग पीछे उतनी हो गए ज्यादा हैं। नहीं हो पा रही है सर। हाँ, तो कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा फिर नहीं कवर कर पाएंगे ना। कैपेसिटर में अपने आप सर्किट से स्टार्ट हो जाते हैं, फिर कैपेसिटर होगा, फिर आरसी सर्किट से स्टार्ट हो जाएंगे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर किरचॉफ रूल से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये टाइम डिमांडिंग चैप्टर्स हैं भाई, आपको इसी समय टाइम देना पड़ेगा। तो मेरे को अगर ऐसा कुछ बोल रहे हो तो करवा दूंगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सोच लो, आप टाइम प्लान करो, रियलिस्टिक प्लान करिए, एक्सेस कैपेसिटर प्लान का भी मत कोई करो। पार्ट आएगा कल तो एनर्जी होगी खाली सारी, जैसे पोटेंशियल संडे एनर्जी वाले के टेस्ट में? क्वेश्चन। नहीं, संडे वाले टेस्ट में कैपेसिटर का नहीं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जहां आज कंप्लीट कर, कल तक जहां कंप्लीट करेंगे, मतलब ये मान लो कल लास्ट होगा वहां तक का। अब देखिए कैपेसिटर वैसे नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का कंसेप्ट दे दिया हमने, तो उतना तो हम मान सकते हैं कि यार नहीं कर सकते ऐसा कर क्यों लेंगे। वैसे। तो इस तरीके अब, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस आप कैपेसिटर से ना निकालो, इससे निकालो और किसी तरीके से निकाल लो, क्योंकि आंसर तो आ ही रहा उसका। हमने आज तो सिर्फ ये बता दिया कि भाई कैपेसिटर का अगर याद हो रहा है, अगर कैपेसिटर का आपका 12th का थोड़ा बहुत याद रहेगा तो चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, चलो बच्चा, हमारी अगली क्लास भी है ना, बाकी कल क्लास लेंगे तब डिस्कस करेंगे। थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।